Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. मैंने ज़िंदगी में जिन 3-4 किताबों के छपने का इंतज़ार किया है, उनमें एक किताब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी की है। ताख़ीर की वजह ये नहीं थी कि उन्हें कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था, बल्कि ये थी कि वो खुद भी मुतमईन नहीं हो रहे थे। वो शायद उन लोगों में से हैं जो परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपने काम से जल्दी मुतमईन नहीं होते। अपने काम में वो खुद ही खामियां निकालकर उन्हें दुरुस्त कर रहे होते हैं और दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इतना इंतज़ार शायद हम लोग किसी दौर में सब रंग रिसाले का किया करते थे। सईद मेहदी की इस किताब का इंतज़ार पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को था जिन्हें इस मुल्क की सियासी तारीख़, महलाती साजिशों, ग़ुलाम गर्दिशों की सरगोशियों और मार्शल लॉ बगावतों से दिलचस्पी है और जो अंदरूनी कहानी जानने के शौकीन हैं। मुझे याद है कि गुज़श्ता बरस हमारे दोस्त मेजर रिटायर्ड आमिल के घर एक पार्टी में सईद मेहदी भी मौजूद थे, तो मैंने किताब का पूछ लिया कि कहाँ तक पहुँची है। कहने लगे, मुकम्मल तो हो गई है, बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं हंस पड़ा कि 2 साल पहले भी उन्होंने यही जवाब दिया था। उस वक्त वो किताब के नाम पर कुछ सोच विचार कर रहे थे। मैंने उन्हें तजवीज़ किया कि इसका नाम द लास्ट विटनेस रखें। उन्हें द विटनेस लफ्ज़ पसंद आया। मेरा कहना था कि आप भुट्टो को फांसी लगने के मनाजिर के आखिरी सलामत गवाह हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी और मार्शल लॉ भी आपकी आंखों के सामने हुआ और आप गिरफ्तार भी हुए। ज़िया दौर में बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आईं तो भी आप वहाँ लाहौर में मौजूद थे। इसके अलावा भी कई अहम वाक़यात के आप चशमदीद बल्कि शायद आखिरी गवाह हैं, लिहाजा किताब का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए। खैर, उन्हें ये नाम बहुत पसंद आया और किताब का नाम रखा गया चशमदीद गवाह। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो वाक़ईतन ये महसूस हुआ कि ये उन किताबों में से एक है जिन्हें आप मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। बड़े अरसे बाद किसी साबिक टॉप ब्यूरोक्राट ने इस कमाल अंदाज में याददाश्तें लिखी हैं जिसमें बेशुमार इंकशाफात हैं। अगरचे इस किताब के बारे में लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस बाब का जिक्र करना चाहता हूँ जो कारगिल जंग के हवाले से है। मैंने अपनी किताब एक सियासत कई कहानियों में इस इशू पर काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे, जिनमें चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी निसार अली खान, इसहाक डार, जनरल अली कुली खान और नवाज शरीफ शामिल हैं, जिनका 2005 में जिद्दा जाकर इंटरव्यू किया था। इन सब के मिले जुले तासुरात थे। अलबत्ता ये तय है के अलावा नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी और इससे पहले परवीज़ मुशर्रफ की बरतरफी का बराह रास्त ताल्लुक़ कारगिल जंग से था। जनरल परवीज़ मुशर्रफ कहते थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को बताकर कारगिल पर कब्ज़ा किया था, जबकि नवाज शरीफ कैंप का दावा था कि नवाज शरीफ को छोड़ें एयर और नेवल चीफ्स तक को इसका इल्म न था। चौधरी शुजात हुसैन जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उनका कहना था कि नवाज शरीफ को इसका इल्म था। खैर, सईद मेहदी की ये किताब इस पुरअसरार पहलू को बेनकाब करती है और बड़ी तफसील से बयान किया गया है कि कारगिल जंग के वक्त क्या कुछ हुआ था। जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी बस के ज़रिए लाहौर आए तो पाक भारत ताल्लुकात में खासी बेहतरी आई और मसला कश्मीर के हल की उम्मीद जागी। मई 1999 की बात है। सईद मेहदी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के साथ कराची गवर्नर हाउस में मौजूद थे। वहाँ 2 कमरे ऐसे हैं कि जहाँ कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्नाह ने आखिरी दिनों में क़याम किया था। इन दोनों कमरों का विजिट करते हुए नवाज शरीफ उनकी तारीफ कर रहे थे कि उन्हें अच्छे तरीके से संभाल कर रखा गया है। वहाँ पुराने दौर का वो सुनहरी टेलीफोन सेट भी मौजूद था जो कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इतनी देर में नवाज शरीफ के एडीसी ने उन्हें बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी उनसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, कोई अर्जेंट मामला है। नवाज शरीफ वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए और फ़ोन उठाया। वाजपेयी ने नवाज शरीफ के सर पर बम फोड़ा कि आपने हमें लाहौर बुलाकर पीठ में छुरा घोंपा है और कारगिल पर कब्जा कर लिया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लाहौर बुलाकर हमें आपने बड़ी इज्जत दी, मगर अब पीछे से हम पर वार कर दिया है। नवाज शरीफ को यह सुनकर झटका लगा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहे हैं। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि वो अपने आर्मी चीफ से बात करके दोबारा उनसे बात करते हैं। अभी नवाज शरीफ इस बम शेल से संभलने की कोशिश कर रहे थे कि दोबारा वाजपेयी की आवाज़ आई, साहिब रुकिए, अपने एक चाहने वाले से बात कर लें। ये कहकर वाजपेयी ने फ़ोन किसी दूसरे को पकड़ा दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मियाँ साहिब, दिलीप कुमार बात कर रहा हूँ। आपसे ये तवक्को नहीं थी कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे तो ये सब कुछ होगा, क्योंकि आप तो हमेशा से दोनों मुल्कों में अमन के सफ़ीर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाक भारत कशीदगी की कीमत भारतीय मुसलमान अदा करते हैं। जब भी दबाव बढ़ता है तो हम मुसलमान अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आप इस सूरत हाल को संभालें और फ़ौरन कुछ कीजिए।
دلیپ کمار کہنے لگے کہ مجھے علم نہیں کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں یا نہیں کہ پاکستان کے دورے میں مجھے آپ نے پاکستان کا سویلین ایوارڈ نشان امتیاز دیا تھا، تو اس کے خلاف بھارت میں میرے گھر کے باہر 2 ماہ تک مسلسل احتجاج ہوتا رہا کہ یہ ایوارڈ واپس کرو۔ یہی وزیر اعظم واجپئی تھے جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا تھا کہ دلیپ صاحب، یہ مظاہرے اگر برسوں تک بھی آپ کے گھر کے باہر ہوتے رہیں تب بھی آپ نے یہ پاکستانی ایوارڈ واپس نہیں کرنا۔ نواز شریف نے دلیپ کمار کو تسلی دی کہ وہ اس ایشو کو مزید پھیلنے سے روکیں گے اور حالات کو بگڑنے نہیں دیں گے۔ فون بند ہوا تو نواز شریف نے پہلا فون اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو کیا۔ نواز شریف نے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ آپ اسلام آباد آئیں، کل ہم ملاقات کرتے ہیں۔ یہ 17 مئی 1999 کا دن تھا۔ نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کی ملاقات فیض آباد کے قریب ISI کے اوجڑی کیمپ میں رکھی گئی۔ نواز شریف وہاں پہنچے تو جنرل مشرف تمام سینئر جنرلوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ نواز شریف بھی اپنے ساتھ سینئر سیاسی قیادت کو لے کر گئے تھے۔ سعید مہدی اور سیکریٹری دفاع افتخار بھی موجود تھے۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کو بریفنگ دینا شروع کی تو ایسے محسوس ہوا کہ نواز شریف کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ پرویز مشرف نے فوراً صدیوں پرانا ایک آزمودہ نسخہ نواز شریف پر آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس کے نتائج ان کی توقع کے عین مطابق نکلے، جو آخرکار 12 اکتوبر کو نواز شریف کی گرفتاری پر منتجی ہوئے۔ اس اجلاس میں جو پتہ جنرل مشرف نے چالاکی سے کھیلا تھا، نواز شریف اس کو نہ سمجھ سکے، اور اس لمحے جب انہیں سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہ جذبات کی روح میں بہتے چلے گئے۔ یہی پرویز مشرف کا مقصد تھا۔ اس اجلاس کے بعد اب بڑا کھیل شروع ہو رہا تھا۔ پرویز مشرف نے بڑی چالاکی سے نواز شریف کو گھیرنے کے لیے بساط بچھانا شروع کر دی تھی۔ کارگل پر پرویز مشرف کی سنسنی خیز بریفنگ ابھی جاری تھی۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.